We must talk about the intro of the subject, जो कि बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है एंड एट टाइम्स स्टूडेंट इग्नोर सच थिंग इन एवरी सब्जेक्ट। किसी से पूछें अकाउंट्स के बारे में तो वो बात करते हैं सर अकाउंटिंग में हमें ट्रायल बैलेंस बनाना आता है, हम पी अकाउंट फॉर्म कर लेते हैं, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं। मगर किसी से पूछा जाए अकाउंट्स तो शायद वो उतना बेहतर ना बता पाए। सेम इसी तरह से साइंसेस से कोई आ रहा है तो फिजिक्स के हवाले से पूछा जाए तो उसको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये सारी चीज़ें आती होंगी, बट हो सकता है ही माइट बी अनएबल टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट फिजिक्स। ऑन अ सिमिलर नोट हम कोशिश करेंगे कि आज सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को एक्सप्लोर करें थोड़ा सा तेजी के साथ, और फिर इसको थोड़ा सा हमने अपनी इंफॉर्मेशन को वाइडन करना है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो हमारे पास जो चीजें अंडर कंसिडरेशन है उसमें एक तो टर्म है रिसोर्स या रिसोर्सेज, और दूसरी टर्म हमारे पास है सोशल साइंस। So let us figure it out. Okay, what is meant by the term social science? So here you are seeing the difference between the term natural science and the social science. On one hand, we have a natural science. Natural science actually deals about facts and figures, and the discipline or the academic discipline or the subjects that we study within this stream are some of them are physics, maths, bio and chemistry. लाइक हम नेचुरल साइंसेस में बात करते हैं तो हम बात करते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की। मैथ्स के हवाले से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो भाई उर्दू में 2 और 2 4, इंग्लिश में 2 + 2 4, फ्रेंच में दू और दू कैट। तो ये कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, नंबर्स चेंज नहीं होते। तो जहाँ कहीं नंबर्स चेंज नहीं होते इसे ही कहा जाता है नेचुरल साइंस। ठीक है, तो डिसिप्लिन या एकेडमिक डिसिप्लिन हमारे पास नेचुरल साइंस में फिजिक्स, मैथ्स, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट्स। और नेचुरल साइंस में हमारी जो अप्रोच होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। हमारी जो अप्रोच होती है वो होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच। आप दो बातों में से हमेशा कोशिश किया करें। उन दो बातों का मतलब, जब आप लिख रहे हो और सुन रहे हो, यानी कि सुनना इस वजह से क्योंकि आप समझने की कोशिश कर रहे हो, तो उनमें से एक ही काम क्या करें, या तो सुन सही से लें, समझ लें, या तो लिख लें। और अगर आप बेहतर हैं, मल्टीपल टास्किंग आप कर सकते हो तो सही है, आप लिखें भी और समझें भी। मगर अगर आपकी स्पीड इतनी तेज नहीं है, आपको लगता है कि मैं तेज चल रहा हूँ, तो फिर आपने स्क्रीनशॉट लेना, उसके बाद आखिर में काम कंप्लीट करना है। सही, और साथ साथ चल रहे तो बहुत बेहतर है। सही है, कुछ ही अरसे में आप सिंक्रोनाइज कर जाएंगे और फिर आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। अच्छा, तो नेचुरल साइंस में हमने बात करी ऑब्जेक्टिव अप्रोच की। ऑब्जेक्टिव अप्रोच का ताल्लुक कोई भी चीज जो कि नंबर्स में मौजूद हो, जैसे काउंट किया जा सकता हो, या क्वांटिफाइबल हो। ठीक है, इसको क्वांटिटेटिव भी कहते हैं। ये तमाम चीजें क्या कहलाती हैं जी? ऑब्जेक्टिव नेचर या ऑब्जेक्टिव मैटर। ऑब्जेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि उसमें नंबर्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, हिस्ट्री होती है, जो कि चेंज नहीं हो सकता। ठीक है जी, या मुख्तलिफ नहीं होता। दूसरी तरफ सोशल साइंस में हम बात करते हैं, सोशल का मतलब सोसाइटी से लिंक, साइंस समझ चुके। सोशल साइंसेस की जो डिसिप्लिन है या एकेडमिक डिसिप्लिन है उसमें हमारे पास आते हैं इकोनॉमिक्स, इसमें हमारे पास है सोशियोलॉजी, इसमें हमारे पास है जनाब इंटरनेशनल रिलेशन। ये वो सब्जेक्ट हैं जो आपको नॉर्मली मिलते हैं या नज़र आते हैं यूनिवर्सिटी लेवल में। ठीक है, तो हमारे पास सब्जेक्ट आ गया इकोनॉमिक्स, हमारे पास सब्जेक्ट आ गया सोशियोलॉजी या इंटरनेशनल रिलेशन। इसमें चक्कर क्या है? इसमें चक्कर ये कि सोशल साइंस के सब्जेक्ट में वी ट्राई टू स्टडी द सब्जेक्टिव अप्रोच। और व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सब्जेक्टिव अप्रोच? देखें, सब्जेक्टिव अप्रोच का ताल्लुक होता है लोगों के ओपिनियन से। तो लोगों के ओपिनियंस हैं या लोगों की जो व्यूज हैं। सो एक तरफ लिखा हुआ है ओपिनियंस, एक तरफ हमारे पास है वैल्यू जजमेंट, और इसी हम कह रहे हैं क्वालिटेटिव। तो तीनों बातें आप चाहें तो नोट कर सकते हैं।
value, judgment, opinions, ये चीजें क्वालिटेटिव कहलाती हैं। एक तरफ हमारे पास क्वांटिटेटिव और एक तरफ हमारे पास क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव का ताल्लुक आपके व्यूज से, इसका मतलब वन पर्सनस आइडियाज, वन पर्सनस व्यूज मे बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर पर्सन, और इसे ही कहा जाता है सब्जेक्टिव नेचर। तो हमारे पास नेचुरल साइंस और सोशल साइंस के हवाले से काफी बातें आ गई। हम डिस्कस क्या कर रहे थे, हम इकोनॉमिक्स की बेसिक डेफिनेशन को या कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक आपने बात को समझा। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, कवर कर लिया, दैट डील्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेस। तो आइए रिसोर्सेस को अब समझते हैं। जी, जैसे ही अगर मैं रिसोर्स का नाम लूं और आपके जहन में लैंड, लेबर, कैपिटल आ जाए, तो कुछ सही और कुछ गलत। सर क्या मतलब कुछ सही कुछ गलत? भाई सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि जब मैं आपसे कहूँ रिसोर्स, तो आपको बताना है रिसोर्स के हवाले से, ना कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। इसके बारे में पूछा जा रहा है, रादर देन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज मेंट बाय द टर्म रिसोर्स। तो आइए समझते हैं। रिसोर्स को हम डिफाइन करते हैं, रिसोर्सेस को आप कह सकते हैं कि रिसोर्सेस आर द इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। इंटरचेंजेबल नामों में हमारे पास एक आ रहा है रिसोर्स, एक आ रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको एफओपी कहते हैं, एक आ रहा है इनपुट और एक आ रहा है रॉ मटेरियल। तो दीज आर नोन एज इंटरचेंजेबल वर्ड्स। दीज आर नोन एज इंटरचेंजेबल वर्ड्स। कौन कौन से इंटरचेंजेबल वर्ड्स हमारे सामने आ गए? सर हमने डिस्कस किया रिसोर्स को, इसे ही कहा जा सकता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो कि एफओपी कहलाएगा, इसे ही कहा जा सकता है इनपुट और इसे ही कहा जा रहा है रॉ मटेरियल। तो दीज ऑल आर नोन एज इंटरचेंजेबल वर्ड्स। एंड व्हाट इज अ रिसोर्स? अ रिसोर्स आर इज द इनपुट यूज्ड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई पूछे कि भाई रिसोर्स तो बताएं कि रिसोर्स क्या चीज है, तो आपका आंसर होना चाहिए दीस आर द इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। और सबसे ज्यादा रिकमेंडेड नेम जो है वो यहाँ पर आ गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से। तो ये मैंने मार्क आउट कर दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फर्दर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेसिक सी बातें कवर करने के बाद। आई होप कि आप साथ साथ लिख रहे हैं। इनपुट्स और आउटपुट, इनके बीच में एरो, और इस एरो पर आपने एक टर्म लिखी, इसको कहते हैं प्रोडक्शन। तो आइए प्रोडक्शन को भी समझते हैं। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस which converts an input to an output. I repeat, production is a process which converts an input to an output. प्रोडक्शन एक प्रोसेस का नाम है जो इनपुट्स को आउटपुट्स में कन्वर्ट करता है। द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनपुट्स टू एन आउटपुट। ठीक है जी, एक ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जो कि इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स को या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके आउटपुट, जिसे हम अब आगे प्रोडक्ट या फिनिश गुड भी कहेंगे, इसमें कन्वर्ट करना कहलाएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच कन्वर्ट्स एन इनपुट टू एन आउटपुट। जब हम बात करते हैं इनपुट्स की, तो इनपुट्स में हमारे पास चीजें आती हैं, यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास चीजें आती हैं लैंड के हवाले से, लेबर के हवाले से, कैपिटल और इंटरप्राइज के हवाले से। ठीक है, so these are the four factors of production and these are the also known as the types of factors of production: land, labor, capital and enterprise. On the other hand, if we say output, we may also say to the product, या तो हम output कहें या तो हम product कहें, बात बराबर है। And when it comes to the output or the product, we have two basic forms of a product. One is known as tangible, other is known as intangible. पहली बात क्या बताई? टेंजिबल, ये है टेंजिबल, ये हमारे पास आ गया इंटेंजिबल।
टेंजिबल को और क्या कह सकते हैं, इंटरचेंजेबल वर्ड, इसको कह सकते हैं फिजिकल, और फिजिकल को एक और नाम अगर दें तो विजिबल कहा जा सकता है। इसी तरह से इनटेंजिबल को आप कह सकते हैं नॉन फिजिकल या इनविजिबल। अलोंग साइड आपके पास आ रही है एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कार्स, ब्रिक्स यानी कि ईंटें जो घरों के बनने में इस्तेमाल होती हैं, और टॉयज भी आप लिख सकते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट्स। वेरेस जो इंटेंजिबल गुड्स हमारे पास हैं ऑब्वियसली वो कहलाती हैं सर्विस। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वी हैव बैंकिंग, इंश्योरेंस, tourism, etc. These are the very good examples that define a service. If you have a question up till now, so write yes in the chat box, and if you do not have any question, write no in the chat box so that I can know. Okay, you do not have any question, so we continue for further elaboration. Okay, so up till now हमने discuss की economics की definition को, we have something to know about the output, the types of an output or the products. Also, along with the definition of economics, we now come to see about the next term or the idea, that is the consideration of wants. So before going into the depth of wants, let us look about the need. The essential for the survival of human being that includes food, shelter, clothing. तो इंसानों की जानों को बचाने के लिए वो तमाम चीजें जो जरूरी होती हैं वो कहलाती हैं नीड्स। So needs are the essential for the survival of the human beings. और यहाँ पाकिस्तान में से कहा जाता है रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। So food, shelter and clothing, these are the example of needs. On the other hand, we have wants. देखते हैं wants क्या होती हैं। These are the luxuries of life other than needs। ख्याल रखिएगा, जहां पर हमारी नीड्स कंप्लीट होती हैं और हमारा कंफर्ट या हमारी लग्जरी, जिसे हम डिजायर भी कह सकते हैं, वो जब हमें हासिल होना शुरू हो, इसे ही कहा जाएगा वांट्स। तो वांट्स को आपने एक और तरीके से लिखा, जिसको आपने कहा कंफर्ट। सही है। सो वी हैव कंफर्ट और a luxury. So wants are the luxuries of life other than needs. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि भाई हर इंसान की वांट्स मुख्तलिफ होती हैं किसी दूसरे इंसान से। एक बंदा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहे तो उसकी एक अलग ख्वाहिश है, और एक बंदा पढ़ लिख कर अगर डॉक्टर बनना चाहे या इंजीनियर बनना चाहे तो ये एक अलग वांट कहलाएगी। बेसिक सी बात है, ठीक है जी। ये जब चीजें आ गई तो आपकी डेफिनेशन यहाँ पे कंप्लीट, डेफिनेशन का एसेंस आपके सामने आ गया। तमाम चीजें आप क्लियर करने के बाद आइए कुछ बातें मजीद डिस्कस करते हैं, और अब हम रिसोर्सेस पर आगे बात करें। सो रिसोर्सेज के हवाले से अब आपके सामने स्क्रीन पर चीज़ें आ रही हैं। ये रिसोर्सेज को आपने अभी कहा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और रिसोर्सेज को डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से कि रिसोर्सेज आर द इनपुट्स यूज टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज को अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। जरा समझिएगा बात को। लैंड को कहा जाता है ऑल नेचुरल रिसोर्सेज विच आर ऑन, अबव, अंडर या beneath the land are known as land. For instance, जरा बात को समझिए। If this is the surface of a land, क्या चीज है surface of land? इसकी मैं बात करूं, जमीन की सतह, surface of land, जमीन की सतह। चले एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। ये जमीन की सतह, इस जमीन के ऊपर कोई चीज रखी हुई हो, ऑन कोई चीज ऊपर हो, अबव कोई चीज जुड़ी हुई हो, अंडर या beneath. So all natural resources which are on, above, under
or beneath the land are known as land in economics. For example, minerals, seawater, forest, etc. मजे की बात यहाँ पे हमेशा मैं कोशिश करता हूँ डिस्कस करूँ कि जनाब ये क्यों है कि हमारे पास सी वाटर कम्स अंडर द एग्जाम्पल ऑफ अ लैंड। सो अगर आप ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि सर सिंस इट्स क्वालिफाई दिस कीवर्ड, so every definition has have some keywords without which a definition might be an incomplete thing for an examiner। तो आपको ख्याल रखना है उन कीवर्ड्स का जो कि आप ओ लेवल से अगर आ रहे हैं तो आप करते हुए आ रहे हैं, सोचते हुए आ रहे हैं, लिखते हुए आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर भी आपने उन्हीं बातों का ख्याल रखना है। हाँ, ओ लेवल्स की मार्क्स स्कीम की तरह ये चीजें अंडरलाइन होकर आपको मार्क्स तो नहीं देंगी, मगर फिर भी आपकी राइटिंग और उसकी क्वालिटी इसी चीज से वाबस्ता है कि अगर आपको सारे कीवर्ड्स पता हैं, उन जार्गन्स का आपको अंदाजा है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑल नेचुरल रिसोर्सेज विच आर ऑन, अबव, अंडर, बीनीथ द लैंड। एग्जाम्पल हमने डिस्कस करी मिनरल्स, कोल और सी वाटर या फॉरेस्ट। कीवर्ड्स जो कि डेफिनेशन में लाजमी आपको लिखना होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो लैंड तक डिस्कशन करने के बाद आइए नेक्स्ट आइडिया हमारे पास आ रहा लेबर के हवाले से। तो लेबर को हम कहते क्या है? लेबर को हम कहते हैं ऑल फिजिकल एंड मेंटल वर्क डन, ऑल फिजिकल एंड मेंटल वर्क डन बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड। तो आइए जरा समझते हैं कि इस फिजिकल और मेंटल वर्क डन का मतलब क्या है। देखिए, इंसान जो काम करता है वो दो तरीकों से काम कर रहा होता है। एट टाइम्स फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा लग रही होती है, मेहनत तलब काम होता है, जिसे कहते हैं जी अपनी जान चौकों पे डालना। ठीक है, सही। तो ये भी फिजिकल वर्क कहलाता है। या हमारे ये जो मेसन काम कर रहे होते हैं जिसे हम मजदूर कहते हैं, उनको जब वो काम करते हैं तो इसे भी फिजिकल एक्सर्शन वाला काम कहा जा सकता है। से प्लम्बर्स काम करते हैं, या वहाँ सऊदीया में कहीं पर हम बात करते हैं तो सहरा में, डेजर्ट में इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, टावर्स पे फिक्सिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो इसे भी फिजिकल एक्सर्शन वाले काम कहा जा सकता है। तो ऑल फिजिकल एंड मेंटल वर्क डन। अभी मेंटल वर्क डन का मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज को इस्तेमाल करना, अपनी जहनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना जो कि कॉग्निटिव एबिलिटीज कहलाती हैं। तो फिजिकल एंड मेंटल वर्क डन बाय ह्यूमन बींग्स, ख्याल रखें इसमें ह्यूमन बींग्स के बारे में बात आई है। सो लेबर में हम कभी भी रोबोट्स यानी कि नॉन लिविंग थिंग को डिस्कस नहीं कर सकते। तो ऑल फिजिकल एंड मेंटल वर्क डन बाय ह्यूमन बींग्स फॉर द सेक ऑफ अ रिवॉर्ड। इसका मतलब इस डेफिनेशन के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आप बताना ही चाह रहे हैं कि चाहे फिजिकल हो या मेंटल वर्क डन हो, काम तो काम होता है। इसके अलावा काम किया क्यों जा रहा है? ऑल द फिजिकल एंड मेंटल वर्क डन बाय ह्यूमन बींग्स फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड, यानी कि रिवॉर्ड को हासिल करने के लिए, सीख की सेकंड फॉर्म सेक, फॉर द सेक ऑफ रिवॉर्ड। आइए समझते हैं कुछ मजीद बातें। नोट में आपने एक बात लिखनी है, ऑल प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशन ऑफ दिस वर्ल्ड आर नोन एज लेबर इन इकोनॉमिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया के जितने भी प्रोफेशंस हैं, ऑक्यूपेशंस हैं, उन सबको अगर हम नाम दें तो लेबर कहलाया जा सकता है। इसका मतलब चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मेसन जिसको मजदूर मैंने अभी कहा, ये तमाम के तमाम प्रोफेशंस क्या कहलाते हैं? लेबर। आइए एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं और आपसे कहूं कि भी चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखें तो बात गौर से सुनिएगा। मैं शाम के टाइम पे अपने टाइम को किल करने के लिए एज अ पार्ट ऑफ माय हॉबी अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा हूँ। क्रिकेट की क्रिकेट हो रही। ओके, मेरी तरह एक और इंसान है, उनका नाम है शाहिद आफरीदी, काफी मशहूर आदमी, वो भी क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जनाब ये बताएं कि हम दोनों में से लेबर कौन कहलाएगा, तो आंसर चैट बॉक्स में आना चाहिए। देखते कितनी तेजी से आ रहा है। बिल्कुल सही कहा, यानी कि शायद आफरीदी को आप
जानते हैं, अच्छी बात है, अच्छी पर्सनैलिटी, जानना चाहिए पाकिस्तान में मौजूद है या नहीं है। ऑल प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशंस आर रिगार्डेड एज लेबर इकोनॉमिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि सर वो लोग जो काम अगर कर रहे हैं किसी न किसी रिवॉर्ड के लिए, अब चाहे वो इनकम कहें उसे, सैलरी कहें उसे, या इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा रिकमेंडेड नाम वेजेस कहें इसे, तो फिर आप कह सकते हैं कि सर ये लेबर है इकोनॉमिक्स के हिसाब से। और क्योंकि आप रिवॉर्ड के लिए नहीं खेल रहे, आप तो टाइम को किल करने के लिए खेल रहे हैं, अच्छा मौसम है, शाम में क्रिकेट खेलने दोस्तों के साथ पार्टी हो रही, तो आपको लेबर नहीं कहा जा सकता। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। अगली डेफिनेशन हमारे पास आ रही है कैपिटल की। कैपिटल को लिखते हैं मैन मेड गुड्स व्हिच हेल्प टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ख्याल आपने क्या रखता है कि ये डेफिनेशन अकाउंट्स और बिजनेस में इस्तेमाल नहीं होती, तो क्या होती है अकाउंट्स और बिजनेस में? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ब्रिंग इनटू द बिजनेस बाय द ओनर हिमसेल्फ। वो पैसा जो बिजनेस में खुद से ओनर लेकर आ रहा हो, अपने ही बिजनेस में खुद से लेकर आना पैसों को क्या कहलाएगा? जी, कैपिटल कहलाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। मगर ये डेफिनेशन या ये अल्फाज आप कहाँ इस्तेमाल करते हैं अकाउंट्स और बिजनेस में? इकोनॉमिक्स में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल करते हैं मैन मेड गुड्स। तो मैन मेड गुड्स को आप सिंथेटिक भी कह सकते हैं, वो चीजें जो इंसानों ने बनाई हैं क्या कहलाएंगी? जी, सिंथेटिक। वो चीजें जो इंसानों ने बनाई हों कहला रही हैं सिंथेटिक। जी, थैंक्स टू की। यहाँ पे लाइट चली गई है, लोड शेडिंग है, सो गिव मी अ मिनट, आई विल कम बैक। ओके जी, वेलकम बैक। लेट मी सी कि हमारे पास जी स्क्रीन शेयर हो रही है, और थोड़ा सा लाइट की डिस्टर्बेंस यहाँ रहती है। एनीहाउ, कैपिटल के हवाले से हमने डिस्कस किया सर, मैन मेड को कहा जाएगा सिंथेटिक। सिंथेटिक का मतलब होता है वो चीजें जो इंसानों ने बनाई हो, मैन मेड कहलाती है। सही है जी, मैन मेड गुड्स व्हिच हेल्प टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज को समझा रहा हूँ, वो चीजें जो इंसानों ने तो बनाई हो। किस लिए बनाई हो? जी, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस में उन्हें हेल्प आउट कर सकें। अभी आपने पढ़ा था प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस व्हिच कन्वर्ट्स एन इनपुट टू एन आउटपुट। इसको भी हम फर्दर आगे डिस्कस कर रहे हैं। इनकी एग्जांपल्स क्या कहलाते हैं? आई होप कि आप साथ साथ लिख रहे हैं। मशीनरी, ट्रैक्टर, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल मशीन्स, पैसा यानी कि मनी, ये तमाम के तमाम एग्जांपल्स कैपिटल की एग्जांपल्स हैं, और कैपिटल की तमाम एग्जांपल्स को कैपिटल गुड्स कहा जाता है। ठीक है जी, जरूर इसको नोट डाउन कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं।
जी लिख लिया आपने तो प्लीज यस लिखे हैं सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, तो बात करते हैं अब मैन मेड गुड्स। Okay, your question is actually about an investment. An investment. Uh, चलें, I would like to answer you. तो लिखिएगा, investment is known as spending on capital goods. Spending on capital goods investment कहलाती है। Spending on capital goods investment कहलाती है। और इसके बारे में हम मजीद बात कर सकेंगे when we have completed the topic इकोनॉमिक एजेंट्स। तो थोड़ी देर में हम इकोनॉमिक एजेंट्स को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। जब इकोनॉमिक एजेंट्स को कवर कर लेंगे सो आपको या आपके इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से एड्रेस कर सकता हूँ। सही है, इन्वेस्टमेंट का मतलब इकोनॉमिक्स में होता है स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स। मैं यहीं तक इस एक्सप्लेनेशन को रख रहा हूँ। थोड़े से आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ और चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इन ऑर्डर टू फिक्स दिस क्वेश्चन वंस फॉर ऑल। ठीक है ना, so just bear it with some more minutes and I will definitely answer your query जो आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से पूछी। कैपिटल को डिस्कस करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एंटरप्राइज और एंटरप्रेन्योर। देखें, एंटरप्राइज की जब हम बात करते हैं तो वी आर कंसिडरिंग समथिंग विच इज नॉन लिविंग थिंग। ठीक है जी, समथिंग विच इज नॉन लिविंग थिंग। तो एंटरप्राइज इज ऑब्वियसली अ नॉन लिविंग थिंग। एक बात हमने ये समझी। अगली बात, if it's a non-living thing, so it might be an institute, it might be a business, it might be a firm, it might be a company. And for an example, we have one school, one good school in Pakistan, Karachi, that is Beacon House. So Beacon House के हवाले से हमने बात करी कि भाई एक बिल्डिंग है, एक इंस्टीट्यूट है, एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसे कहा गया Beacon House. On the other hand, if we say entrepreneur, सो इंटरप्राइज कहें या एंटरप्रेन्योर कहें, डेफिनेशन दोनों की एक ही है। आइए जरा एंटरप्रेन्योर को पहले देखते हैं। लिविंग थिंग, ऑब्वियसली एक पर्सन के हवाले से बात होगी, वो कोई आदमी है या कुछ शख्स है, खातून है, वो काम कर रही हैं और कहला रही हैं एंटरप्रेन्योर। तो एक पर्सन, उस पर्सन की हैं तीन एबिलिटीज। मैं लिखने का टाइम दूंगा आपको। एक एबिलिटी है रिस्क टेकर, इस पर मजीद बात करूंगा। दूसरी एबिलिटी है कोऑर्डिनेटर और तीसरी एबिलिटी है डिसीजन मेकर। और हमारी इसी एग्जाम्पल की कंटिन्यूशन में कासिम कसूरी साहब एक एंटरप्रेन्योर हैं जो कि बिगिन हाउस से एसोसिएटेड हैं। सो दोनों के बारे में डेफिनेशन आपने एक ही लिखनी है, इट कंबाइंस एंड मैनेजेस द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कंबाइन का मतलब यस, इन्वॉल्व करना। मैनेजेस का मतलब जी बिल्कुल ठीक। और अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब वो बकिया तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो कौन कौन से तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल। अगर एक शख्स इन तीनों चीजों को या इनमें से किसी दो चीजों को कंबाइन करे और इन्हीं को मैनेज करे, सो इट कंबाइंस एंड मैनेजेस द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो तब वो कहला सकता है इंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर। और अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो लाजमी इकोनॉमिक्स में आपने क्या लिखना है? रिस्क टेकर। रिस्क टेकर का मतलब रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकर एबिलिटी, इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन, इसके अलावा डिसीजन मेकर। सही है, सो ही मस्ट possess all of these ability, especially the ability of risk taking. Now let me shed some light on the term risk taker in economics। हम रिस्क वो डिस्कस नहीं कर रहे जैसे यहाँ बारिश अगर आज हुई है तो अम्मी ने कहा भाई बारिश में पोल के करीब मत जाना, जान का रिस्क है, योर लाइफ वुड बी एट रिस्क। ये वो वाला रिस्क नहीं है। When it comes to risk in terms of economics, accounts and business, तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिस्क की, पैसों में लिया जाने वाला रिस्क। और रिस्क का मतलब नॉर्मली अनसर्टेनिटी होती है अंग्रेजी के हिसाब से, मगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल या मॉनेटरी रिस्क। यानी कि इन हिसाब में हो सकता है कि अगर हम एक एंटरप्रेन्योर हैं, सो वी माइट एंडेड अप एट अर्निंग अ प्रॉफिट या वी माइट इनकर्ड अ लॉस। दोनों बातें हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है, मगर अनसर्टेनिटी और रिस्क यही कहलाता है कि हम अपने पैसे जो हमने लगाए हैं उससे हाथ धो बैठ सकते हैं या हो सकता है हमें प्रॉफिट। यहाँ तक सारी चीजें कंप्लीट कर लें, इसके बाद हम मजीद आगे बात को एक्सपेंड करते हैं।
Okay, I believe कि आपने you must have written down all of the crucial information up till now. If not, then take a snapshot, ठीक है, ताकि आप बाद में इसको लिख सकें. बहुत इंपॉर्टेंट है कि you have to write all of the stuff. सारी बातें आपने नोट करनी है. Now, moving on to some terms connected with it, like factors of production and its reward. We all know that factors of production have its reward, but जो हम नहीं जानते, आइए उसको आज जानने की कोशिश करते हैं. जरा समझिएगा. देखिए, हम इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायरशिप की बुनियाद पर डिस्कस करते हैं, ओनरशिप की बुनियाद पर डिस्कस नहीं करते. आई रिपीट, इकोनॉमिक्स में हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हायरशिप की बुनियाद पर डिस्कस करते हैं, ओनरशिप की बुनियाद पर डिस्कस नहीं करते. इसका मतलब हम इकोनॉमिक्स में जब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, वी आर नॉट कंसिडरिंग बाय एंड सेल. हम इकोनॉमिक्स में जब भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं, तो हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से बाय एंड सेल नहीं कर रहे होते. इसका मतलब खरीद नहीं रहे होते, बेच नहीं रहे होते, यस, हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं. हायरशिप क्या कहला सकती है? टेम्पररी पोजीशन. हायरशिप किसे कह सकते हैं? टेम्पररी पोजीशन. जरा एग्जाम्पल के साथ हायरशिप को समझाता हूँ. इकोनॉमिक्स के थोड़ी सी फ्रेम से आउट है, तो हायरशिप समझ. आपने करीम करी, करीम उबर, आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो आपने करीम करी, तो आपने करीम की सर्विस ली, आपने करीम को हायर किया, और जहाँ पर आप पहुंचे आपने फेयर यानी कि किराया अदा किया और आप अपनी मंजिल पर पहुंच गए. ख्याल रखें कि आपने करीम को हायर किया, खरीदा नहीं. गाड़ी से आप आ रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं, ओनर की तरफ पिछली गाड़ी में बैठ रहे हैं, मगर आपने करीम को खरीदा नहीं. आप थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, आपने इस्तेमाल किया, वापस कर दिया. क्या कहा जा रहा है? हायरशिप. ठीक है. टेम्पररी पोजीशन ऑफ समथिंग. टेम्पररी पोजीशन ऑफ समथिंग, कुछ देर के लिए आपके पास किसी चीज का इख्तियार हो, टेम्पररी पोजीशन कहला सकता है. ओनरशिप, परमानेंट पोजीशन. घर के मालिक हैं, गाड़ी के मालिक हैं, घोड़े के मालिक हैं, कोई किसी भी चीज या एसेट के आप मालिक हैं, तो आप उस चीज के ओनर कहलाते हैं. परमानेंट पोजीशन, परमानेंट पोजीशन. सारी बातें जो वर्बल कम्युनिकेशन में है और जो रिटन कम्युनिकेशन में है, वो सब की सब लिखनी है. ये मत करिएगा जो रिटन कम्युनिकेशन में लिखी नजर आ रही है सिर्फ वो कॉपी की जा रही है, बाकी सब हाँ से समझ में आ रहा है, जाने दें. ऐसा नहीं करना. जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स की. जितनी अच्छी फंडामेंटल्स, उतना ज्यादा रास्ता आगे का आसान. तो हायरशिप का मतलब टेम्पररी पोजीशन, ओनरशिप का मतलब बाय एंड सेल या परमानेंट पोजीशन. बात समझ में आ गई होगी. क्या आपसे डिस्कस किया गया? आपसे ये कहा गया कि इकोनॉमिक्स में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम हायरशिप की बुनियाद पर डिस्कस करते हैं, तभी तो रिवॉर्ड्स आते हैं. इसका मतलब लैंड को खरीद या बेच नहीं रहा, लैंड को इस्तेमाल कर रहा हूँ. तो जिसकी लैंड, उसने कमा लिया रेंट. अगर लैंड की ओनरशिप आपके पास है और आपसे मैंने कहा कि यार मुझे आपकी लैंड चाहिए, आपकी ज़मीन चाहिए, मैं एक फार्मर हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ. आपने कहा ठीक है जी, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए आपको दी. आप 1 साल 1 महीने इस्तेमाल करने के बाद मुझे वापस कर दीजिएगा. तो 1 महीने बाद या 1 साल के बाद उस ज़मीन को इस्तेमाल करके मैंने आपको जो चीज़ दी, हालांकि पैसे दिए, क्या कहला रहे हैं? रेंट. क्या कहला रहे हैं? रेंट. लैंड का रिवॉर्ड रेंट. लेबर को आप हायर करते हैं, या तो आप लेबर के तौर पर काम करते हैं, या तो लेबर के तौर पर लेबर को आप हायर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हो, तो आपको उस काम के करने के पैसे जो आपको मिलते हैं, हालांकि यहाँ पर ही पैसे मिल रहे हैं, क्या कहला रही है बात? वेजेस. सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट नेम क्या कहलाएगा? वेजेस. और इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं? इनकम भी कह सकते हैं, सैलरी भी कह सकते हैं. ठीक है. सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो नाम है वो है वेजेस. ठीक है. या आप किसी को हायर करते हो, आपके घर में मेड आ रही है सपोजिंगली, तो आपने उनको हायर किया है, उनसे आप सर्विसेज लेते हैं, वो घर की सफाई वफाई करती हैं. तो आप जब पैसे देते हो उनके मंथ के आखिर में, तो वो क्या कहलाती है बात? वेजेस. तो किसी को हायर करना या अपनी सर्विसेज रेंडर करना, सही है, अपनी खिदमत पेश करना, क्या कहलाता है? वेजेस. तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर का रिवॉर्ड, वेजेस. कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज का रिवॉर्ड प्रॉफिट. कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट क्यों आते हैं? इंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं.
ताकि मजीद इसको हम एक्सपेंड कर सकें। देखिए हम इकोनॉमिक्स में, या मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये बताता हूँ यार, इंटरेस्ट को आप कम से कम भी दो तरीकों से, शुरू में दो तरीके हैं और उसके बाद में चार तरीकों से आपको इंटरेस्ट समझाऊंगा। पहला तरीका, इंटरेस्ट की पहली डेफिनेशन नजर आ रही है आपको आपकी स्क्रीन पे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी, ठीक है जी। अगली डेफिनेशन, रिवॉर्ड ऑफ लेंडिंग मनी। आइए बात को समझते हैं। देखें, दो लोग और दो लोगों के दरमियान कुछ हैं पैसे, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ₹100, ये है पैसा, इसको मैंने एक बॉक्स में रखा और कहा ये पैसा है भाई, सही है। एक तरफ है मिस्टर ए और एक तरफ है मिस्टर बी। मिस्टर ए के पास उनकी पॉकेट में ₹100 है, तो उनकी ओनरशिप हुई कि उनके पास ₹100 है, ठीक है जी। मिस्टर बी उनके फ्रेंड है, किनके फ्रेंड है, मिस्टर ए के। बी ने ए से कहा यार मुझे ये कुछ पैसे चाहिए, उन्होंने कहा कितने पैसे चाहिए, उन्होंने कहा ₹100 चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, ₹100 तुम रख लो, वापस कब करोगे, उन्होंने कहा 1 साल बाद वापस कर दूंगा। तो 1 साल गुजर गया, 1 साल गुजर गया, तो बी ने ए को ₹100 वापस कर दिए। ए ने कहा भाई तुमने इस्तेमाल किया, हाँ भाई किया। बी ने कहा इस्तेमाल किया, तो ए ने कहा लाओ इसका, इसको इसकी पेमेंट करो। आपने कहा क्या मतलब, तो आपने समझाया भाई गाड़ी थी, गाड़ी इस्तेमाल करी, कुछ पैसे देते हो, लैंड को इस्तेमाल किया, कुछ पैसे वापसी पे देते हो, इसी तरह मेरे पैसे तुमने इस्तेमाल किए, तो क्या मुझे वापस कुछ नहीं करोगे, रिटर्न नहीं दोगे। आपने कहा हाँ यार सही कह रहे हो, अच्छा एक काम करो, ₹10 रख लो। सो आपने ₹10 मजीद इसको दे दिए, ये ₹10 कहला रहे हैं इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट। और अगर यही बात परसेंटेज में सेट हो जाए, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा मैं ₹100 दूंगा, इस पर 10% आपसे चार्ज करूंगा, तो 10% का मतलब मैथ्स के हिसाब से हो गया 0.1, और 0.1 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 100 से तो अगेन ₹10 बन जाता है। तो ये बात कहलाएगी इंटरेस्ट रेट। जब परसेंटेज टर्म में हो तो रेट कहलाया, और अगर ₹10 हुआ तो इंटरेस्ट अमाउंट कहलाया। बात तो समझ में आ गई। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, ₹100। आपसे आपके दोस्त ने ₹100 उधार पे लिए, तो वो कहलाया बोरोवर। आप क्या कहलाए, लेंडर। वो जो पैसे उधार पे दे रहा होता है, प्रोवाइड कर रहा होता है, लेंडर कहलाता है। और जिसको पैसे मिल रहे होते हैं, जो पैसों का तकाजा कर रहा होता है, वो क्या कहलाता है, बोरोवर। तो बोरोवर कौन हुआ, मिस्टर बी। तो लेंडर कौन हुआ, मिस्टर ए। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई, बड़ी आसान सी बात। तो आइए जरा समझते हैं कि सर आपने दो डेफिनेशन कही थी, कौन सी डेफिनेशन किसके साथ फिट होगी। मिस्टर बी ये कहेंगे यार मैंने ₹10 अदा किए मिस्टर ए को, तो वो कहेंगे कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी। बात क्या है, इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट अमाउंट। तो इनके लिए इंटरेस्ट क्या बन गया, इनको तो बोरो इन्होंने किया था, तो पैसे जो वापस किए वो इंटरेस्ट कहलाए। दूसरी तरफ मिस्टर ए को पैसे मिले, कितने पैसे मिले, ₹10। प्रिंसिपल अमाउंट तो मिल गया वापस, ठीक है। करीम वाला जब आपको छोड़कर आगे बढ़ा तो उसको गाड़ी भी वापस मिल गई, और जो आपने फेयर दिया, किराया दिया, वो भी उसको मिल गया। इसी तरह से जो ₹100 आपके पास आए वो तो प्रिंसिपल अमाउंट कहलाए, मगर जो उसके ऊपर जो पैसे मिले वो इंटरेस्ट अमाउंट कहलाए। क्या कहलाए, इंटरेस्ट अमाउंट या इंटरेस्ट कहलाए। किसको मिले, भाई जिसकी ओनरशिप थी, जिसकी ओनरशिप थी मिस्टर ए की, कितने पैसे उनके पास थे, 100, तो इसको कहा आपने इंटरेस्ट कमाया। ठीक है, तो दो डेफिनेशन का इस्तेमाल आपको सिखाया। एक तरफ आप कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी कौन कहेगा, बोरोवर कहेगा। दूसरी तरफ जो लेंडर है वो ये कहेगा रिवॉर्ड ऑफ लेंडिंग मनी। बात समझ में आ गई तो यस लिखिएगा, नहीं समझ में आई तो चैट बॉक्स में नो लिखते हैं। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब तक तो आपने इंटरेस्ट को समझा, बेसिक चीजें। हो सकता है अकाउंट्स और बिजनेस में भी आपको मजीद डिटेल्स इसकी मिल जाए, हमने इकोनॉमिक्स के हिसाब से अपनी कवरेज कर ली। आइए समझते हैं कैपिटल। कैपिटल का मतलब इकोनॉमिक्स में कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट क्यों है, एक बड़ा सवाल है हमारे लिए। सुनते हैं, कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट इस वजह से है कि आज एक फार्मर है, गौर से कहानी को सुनिएगा, इस कहानी को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट, कोई भी कॉन्सेप्ट हो आपके पास कोई ना कोई कहानी होनी चाहिए, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ताकि आप उसे अपने लफ्जों में इस्तेमाल कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें। तो मैं एक सिंपल कहानी सुनाता हूँ जिसको आप कहेंगे क्या, रेफरेंस पॉइंट। समझिएगा, एक है फार्मर, उसको चाहिए
एक ट्रैक्टर, फार्मर है, फार्मिंग के लिए ट्रैक्टर चाहिए, ठीक हो गई बात। वो जनाब पहुंचता है ट्रैक्टर को हासिल करने के लिए एक शोरूम पे। किसी दोस्त ने उसको कहा यार शोरूम चले जाओ। कौन से शोरूम जाओ? कार के शोरूम में नहीं जाओ, ट्रैक्टर के शोरूम में जाओ। पहुंच जाता है, वहाँ ट्रैक्टर्स काफी रखे होते हैं। तो शोरूम के ओनर से कहता है कि भाई ये मुझे ट्रैक्टर चाहिए। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं, मुझे पैसे दो, मैं तुम्हें ट्रैक्टर दे देता हूँ, इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात। इसने कहा पैसे तो नहीं है मेरे पास। ओहो, फार्मर था, ट्रैक्टर चाहिए था, शोरूम पहुंचा तो पैसे नहीं थे, ट्रैक्टर नहीं मिला। ट्रैक्टर के शोरूम ओनर ने कहा यार एक काम करो, तुम्हें एडवाइस करता हूँ, तुम जाओ बैंक, वहां से उधार पे लो पैसे, और वो पैसे लेकर मेरे पास आओ, तब मैं ट्रैक्टर दे दूंगा। उसने कहा अच्छा ऐसा है। ये पहुंचा बैंक, कौन? फार्मर। फार्मर ने बैंक वाले से कहा यार मुझे ट्रैक्टर खरीदना है भाई, कुछ पैसे उधार पे मिल जाएंगे? उसने कहा हाँ, बिल्कुल मिल जाएंगे। यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुश्किल होता है कि इतनी आसानी से लोन मिलना, मगर बाहर की दुनिया में, डेवलप कंट्रीज में लोन आसानी से मिल जाता है। सो प्लीज इस बात को इसी तरह समझना है आपने। तो उससे पैसे उधार पे मिले, पैसे लेकर कहाँ पर आया? शोरूम वाले के पास। उसने कहा भाई ये लो पैसे, लाओ ट्रैक्टर दो। तो ट्रैक्टर उसको मिल गया। अब किसान अदा क्या कर रहा है? इंटरेस्ट। खूबसूरत बात समझ में आई? तो आज किसान या फार्मर क्या चीज अदा करेगा? ट्रैक्टर तो उसके पास आ गया, अब जो उसने लौटाना है, वापस करना है, वो वापस करेगा इंटरेस्ट। और यहाँ पे क्या बात कहलाएगी? कॉस्ट ऑफ बोरिंग मनी, वो पैसा जो उसने उधार पे लिया। तो समझिएगा बात को। कैपिटल की जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखवाई थी, और उसमें लिखवाया था कि कैपिटल की तमाम एग्जाम्पल को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा, इसमें मशीनरी, ट्रैक्टर, स्क्रू ड्राइवर, ड्रिल मशीन या पैसे थे, उनको तमाम की तमाम एग्जाम्पल्स को कैपिटल गुड्स कहा जाता है। और इन्हीं कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट कहलाता है। यानी कि आप ये समझना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास काम करने के लिए औजार, टूल्स मौजूद नहीं है, और आपको बिजनेस की एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। आप सिर्फ जाएं बैंक्स, वहां से पैसे लें उधार पे, और अपनी मर्जी की चीजें हासिल करें। अब जो आपको अदा करना है, वो क्या अदा करना है? इंटरेस्ट। तो आज वो सारी मुश्किलात का सोल्यूशन समझ में नहीं आती थी कि सर मशीनरी को हासिल किया तो इंटरेस्ट क्यों पे करें, स्क्रू ड्राइवर को हासिल किया तो इंटरेस्ट क्यों पे करें। तो आज वो सारी बातों का जवाब हमें मिल गया। और सबसे आखिर में इंटरप्राइज का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। अगर वो काम कर रहा है और उससे रिवॉर्ड मिल रहा है, या वो रिवॉर्ड कहलाएगा क्या? इंटरप्राइज काम ही क्यों करेगा? ऑब्वियसली उसका ताल्लुक प्रॉफिट से है। लॉस होने को हो सकता है, रिवॉर्ड है उसको नहीं कहा जाएगा। तो इंटरप्राइज जिस फिक्र के साथ काम कर रहा है, और वो जो काम करना है, वो कहलाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिवॉर्ड, इंटरप्राइज का रिवॉर्ड, प्रॉफिट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो लिखेंगी आप, अगर क्वेश्चन नहीं है तो लिखेंगे आप यस। क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नहीं तो फिर नो लिख दें। ओके, नो क्वेश्चन, बेहतर है। तो इकोनॉमिक एजेंट्स फिर हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अब तक की बातों में आज आपके साथ डिस्कशन हुई इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स के बाद इनपुट आउटपुट के हवाले से, इसके बाद नीड्स एंड वांट्स के हवाले से, नेचुरल साइंस सोशल साइंस के हवाले से। इसके अलावा फिर आपसे डिस्कस किया गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने इसकी एग्जाम्पल, इसकी टाइप्स, ये सब चीज़ें कवर करी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिवॉर्ड्स कवर किए, और सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल और कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट क्यों होता है वो डिस्कस किया। इंटरेस्ट की दो डेफिनेशन डिस्कस करी। आज की क्लास के लिए इतना ही है, अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।